पर छोटे मालिक ने उन्हें यह कहकर कन्विंस कर लिया था कि अब हमारे पास खोने को बचा ही क्या है, क्या पता हमारी बच्ची अभी भी जिंदा हो, जिसे वो लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। पता नहीं इस समय हमारी बच्ची किस हाल में होगी। और उन्होंने आपकी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करवा दी थी उसे। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि उस कार एक्सीडेंट में एक 3 साल की छोटी बच्ची बच गई थी, जिसे एक बूढ़ा आदमी अपने साथ ले गया था। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे नाना जी आनंद शाह थे। पर उन्होंने तुम्हें उस घर में ही नौकर की बेटी की पहचान के साथ रखा, जिससे तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता न चल सके। ये सुनकर दृष्टि को एक और शौक लगा कि जिस घर में वो रहती थी वो उसकी माँ का ही घर था। उसे पता ही नहीं था कि जिस घर में वो रहती थी वो शाह फैमिली थी। वेद ने उससे आगे कहा कि उस घर में मिस्टर आनंद के सौतेले बेटे और उसकी फैमिली तुम्हें रोज टॉर्चर किया करती थी, पर वो चाहकर भी तुम्हारी सच्चाई उनके सामने नहीं रख सकते थे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने उनसे वचन लिया था कि तुम्हारी सच्चाई तब तक किसी को नहीं पता चलनी चाहिए जब तक तुम एक स्ट्रांग लड़की नहीं बन जाती। पता नहीं आपकी माँ क्यों चाहती थी कि आप एक स्ट्रांग लड़की बनो। तुम्हारी माँ इस बारे में जानती थी कि वो लोग तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। इससे आगे मिस्टर आनंद शाह ने हमें बताया कि तुम जब 14 साल के आसपास थी तो तुम घर छोड़कर भाग गई थी। उसके बाद तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, पर हमें लगता था कि शाह फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है, इसलिए हम हमेशा उनको फॉलो करते थे। और उस दिन मैंने इनॉग्रेशन पार्टी में ज्योति शाह का पीछा किया था, जिसकी वजह से हमें तुम्हारा पता चला। अपनी फैमिली की ऐसी सच्चाई जानकर दृष्टि को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। जब शाह फैमिली में सब उसे टॉर्चर करते थे तो वह सोचती थी कि दादाजी भी शायद उसे इसलिए नहीं बचाते थे क्योंकि वो एक नौकर की बेटी है। पर जब भी उसे परेशान किया जाता था तो हमेशा उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू होते थे। आज उसे उन आंसुओं का मतलब समझ आया था कि वो उसके नाना जी थे और अपनी बेटी से किए प्रॉमिस की वजह से वो हमेशा उन लोगों से कुछ कह नहीं पाते थे। और एक दृष्टि थी जो हमेशा उन्हें गलत समझती थी। दृष्टि ने अपने आंसू पोंछते हुए वेद से पूछा कि अगर मिस्टर आनंद ने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया हुआ था कि मेरे बारे में किसी को कुछ पता न चले, तो ये प्रॉमिस वाली बात आपको कैसे पता लगी? इस बात का जवाब जयवर्धन ने देते हुए कहा कि एक दिन मैं पर्सनली उनसे मिलने शाह मैंसन गया था। मैंने उन्हें इमोशनली फोर्स करते हुए कहा कि अगर तुम कुछ भी मेरी पोती के बारे में जानते हो तो मुझे बताओ, क्या पता इस समय वो किस हाल में होगी। पर मिस्टर आनंद ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। इस पर जयवर्धन ने आगे कहा कि तुम जानते हो कि मेरी पोती के अलावा अब इस दुनिया में हम दोनों का और कोई नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पोती पर इस समय कोई भी खतरा या कोई मुसीबत आए। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तो तुम्हें मुझे वो सब बताना ही होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी स्नेहा शाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी। इस बात से मिस्टर आनंद शाह बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और उन्होंने तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे बता दी। अब दृष्टि को समझ में आ गया था कि उन्होंने उसकी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस किस वजह से तोड़ा था। दृष्टि को अपने बूढ़े नाना जी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो ही तो एक थे जो उसे हमेशा समझाते थे कि अभी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम भी इस आसमान में उड़ पाओगी। पर दृष्टि कभी भी उनकी बात का मतलब समझ नहीं पाती थी, पर आज उसे उन बातों का मतलब अच्छे से समझ आ रहा था कि उसके नाना जी हमेशा उससे क्या कहने की कोशिश करते थे। जयवर्धन तो बार बार नक्श को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल यशवर्धन की तरह ही लगता था। उसे देखकर जयवर्धन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वक्त में 25 साल पीछे चला गया होगा, क्योंकि दृष्टि भी बाएं फेस अपनी मां पर गई थी। दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स की जेरोक्स कॉपी थे। नक्श ने भी अपने आंसुओं को पूछते हुए उनसे कहा कि मेरे पेरेंट्स इस वक्त कहां पर है, क्योंकि अगर वो आज से 25 साल पहले मर गए होते तो मैं इस वक्त यहां नहीं होता। ये बात सोचकर ही सभी हैरान थे, किसी को इस बात का जवाब समझ नहीं आ रहा था। तभी दृष्टि ने कहा कि कोई ऐसा है जो आज तक भी हम पर नजर रखता है और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। उसी ने एक लेटर के साथ नक्श को मेरे पास भेजा था। उस लेटर में नक्श और मेरे रिलेशन के बारे में लिखा था और उसके साथ एक डीएनए रिपोर्ट भी थी, जो कि मेरे डीएनए से 95% मैच हो रही थी। उस लेटर में यह भी लिखा था कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी किसी के भी सामने रिवील नहीं करनी है, और इससे ज्यादा मुझे भी उस नजर रखने वाले आदमी के बारे में कुछ नहीं पता कि वह कौन है। आरएसआर भी उन सभी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब उसे यह बात समझ आ रही थी
कि दृष्टि के पास कुछ तो ऐसा है जो कि ऐसे पावरफुल लोग दृष्टि के पीछे पड़े हैं जिनके बारे में अभी तक वह भी कुछ पता नहीं कर पाया है। जयवर्धन ने दृष्टि से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे और अपने चाचा को माफ कर पाओगी? क्योंकि तुम्हारी फैमिली होते हुए भी तुम दोनों को अनाथों की तरह अपना बचपन गुजारना पड़ा। इस बात पर दृष्टि ने जयवर्धन से कहा कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी जिसमें न तो आप कुछ कर सकते थे और न ही हम कुछ कर सकते थे। और कहते हैं ना, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्योंकि आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड है जो मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए केपेबल है, और जितना ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना मुझे इस दुनिया में कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इनके साथ रहकर मुझे जितना सेफ फील होता है उतना मैं किसी के भी साथ फील नहीं कर सकती। दृष्टि की बात सुनकर आरएसआर और उन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरएसआर को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि दृष्टि उस पर इतना यकीन करती है। इससे ज्यादा एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से और क्या उम्मीद होगी। उसके बाद दृष्टि ने कहा कि दादाजी, वो लोग कौन हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं? जयवर्धन को उसके मुंह से दादाजी सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर जो सवाल उसने किया था उससे वह थोड़ा अपसेट हो गए। जयवर्धन ने दृष्टि से कहा कि उन लोगों के बारे में वैसे तो मैं कुछ नहीं जानता, पर उन लोगों के सूट पर या पहने हुए किसी भी कपड़े पर एक रेड कलर का डेविल का डिजाइन बना होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। और वो सभी लोग अपने फेस पर रेड कलर का मास्क लगाकर रखते हैं। अपने दादाजी की बात सुनकर दृष्टि को लगा कि उसने ऐसे आदमी को कहीं तो देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कहां पर उस आदमी को देखा था। वैसे तो दृष्टि की मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प थी, पर इस टाइम उसे ऐसे आदमी को याद करने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो अभी भी सोच रही थी कि उसने ऐसे आदमी को कहां देखा है। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। आज सुबह उसने एक लड़की को मनाली में शिवम के गार्ड के बीच खड़ा देखा था, जिसके ब्लेजर पर वो रेड कलर का डेविल का डिजाइन बने हुए देखा था। आरएसआर ने भी उस डिजाइन को कहीं देखा था। तभी उसे भी आज सुबह की वो रिसेप्शनिस्ट याद आ गई जिसके सूट पर वो रेड डेविल का डिजाइन बना हुआ था। आरएसआर की आंखों में भी चमक आ गई। वैसे तो आरएसआर उस लड़की को देखकर ही समझ गया था कि वो लड़की देखने में जितनी मासूम लग रही है, उसकी आंखों में उतनी ही ज्यादा गहराई है, जिससे आरएसआर को उस लड़की के इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। दृष्टि को भी ये सोचकर टेंशन हो रही थी कि वो लड़की उन गार्ड्स के साथ क्या कर रही थी। दृष्टि को समझते देर नहीं लगी कि आज जो घटना वहां पर हुई थी उसमें मिस्टर अखिलेश मदान और कीर्ति तो सिर्फ एक मोहरा थे। उस गेम का असली खिलाड़ी तो कोई और ही था। आखिर आज की घटना का उस लड़की से क्या सच में कोई संबंध था? आखिर उस लड़की की आज की प्लानिंग क्या थी? क्या दृष्टि और आरएसआर उस लड़की के जरिए उसकी गैंग तक पहुंच पाएंगे? आखिर वो लोग आरएसआर की फैमिली तक कैसे पहुंच गए थे? क्या दृष्टि अब शाह फैमिली के लोगों को सबक सिखाएगी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। दृष्टि को समझते देर नहीं लगी कि आज जो घटना वहां पर हुई थी उसमें मिस्टर अखिलेश मदान और कीर्ति तो सिर्फ एक मोहरा थे। उस गेम का असली खिलाड़ी तो कोई और ही था। आरएसआर को तो अब सिर्फ सुबह होने वाली मीटिंग का इंतजार था। उसे पहले ही ये बात समझ आ गई थी कि इस घटना के पीछे उस लड़की का काम नहीं हो सकता। दृष्टि भी इस घटना की इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पर करना चाहती थी। नक्स को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा था कि आखिर उसकी भी एक ऐसी फैमिली है जिसका उसे पता ही नहीं था। विजयवर्धन ने आगे कहा कि बेटा, नक्श और दृष्टि में तुम्हें उस पैलेस में तो अभी नहीं ले जा पाऊंगा जिस पर तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि मैं तुम दोनों की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे पता है कि वे लोग अभी भी हम पर नजरें बनाए हुए हैं। तुम दोनों के लिए आरएसआर मेंशन से सेफ जगह इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। बेटा, मैंने तुम दोनों को देख लिया। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। तुम दोनों हमेशा इसी तरह से खुश रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा और मैं भी कभी कभार तुम दोनों से मिलने आता रहूंगा। जयवर्धन ने आरएसआर से कहा कि दामाद जी, आप हमारे साथ किसी बिजनेस में कोलैबोरेशन कर सकते हो जिसके बहाने हम अपने बच्चों से भी मिल सके। आरएसआर ने कहा, वैसे दादाजी, मुझे आपके साथ बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं है, पर जिन लोगों की आप बात कर रही है वो इतनी शातिर है कि इस बिजनेस के ये आइडिया से वो और भी जल्द ही समझ जाएंगे कि इन दोनों के बीच जरूर कोई रिलेशन है।
क्योंकि अभी आपने जिन लोगों की बात की थी वो मेरे और मेरी फैमिली के पीछे लग चुके हैं। आज सुबह ही मैंने एक लड़की को देखा था, उसने ऐसे ही डिजाइन का ब्लेजर पहना हुआ था जिसकी आप बात कर रहे थे, और आज सुबह एक बहुत बड़ी घटना होते होते बची थी जो इन्हीं लोगों का काम था। इसलिए आपका बिजनेस में हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, और जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे बता सकते हैं। आरएसआर की बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग हैरान रह गए थे। दृष्टि भी उसके प्रेजेंस ऑन ऑफ माइंड को देखकर हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या आर सर भी उसी की तरह टैलेंटेड था, क्योंकि उसके भी दृष्टि की तरह कई अवतार है। आर सर की बात सुनकर जयवर्धन ने कहा, बेटा तुम सही कह रहे हो, वो लोग कुछ ज्यादा ही शातिर है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, तुम अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, वो लोग बहुत ही डेंजर है। जयवर्धन की बात सुनकर आरएसआर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सही मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अगर जयवर्धन को पता होता कि उसके सामने बैठा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे डेंजर आदमियों में से एक है, जिसकी वजह से वो लोग आरएसआर पर हमला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन के नाम से दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर जयवर्धन की बात पर दृष्टि और भी ज्यादा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ब्लैक ड्रैगन के साथ साथ उसके घर में मिस क्वीन भी है। अब उन दोनों जितना डेंजर इस दुनिया में और कौन हो सकता था भला। उन सभी की बातें चल ही रही थीं कि तभी बाहर से शिवम ने डोर नॉक किया। आरएसआर ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वो अपनी गोद में क्यूटी पाई को लेकर आया था, जिसका फेस देखकर मिस्टर जयवर्धन को तो बहुत ज्यादा शॉक लगा था, क्योंकि उसका फेस बिल्कुल दृष्टि के फेस के जैसा था। शिवम ने कहा कि आप सभी को दादाजी ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। पर जयवर्धन का तो ध्यान शिवम की गोद में बैठी उस डॉल सी बच्ची पर था। तभी देवांशी ने अपनी क्यूट सी आवाज में बोला, मम्मा। ये सुनकर तो जयवर्धन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई थी। दृष्टि ने देवांशी को अपनी गोद में ले लिया और जयवर्धन से कहा कि ये रही आपकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ये देखकर जयवर्धन ने अपने कांपते हाथों से उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। वेद भी ये सरप्राइज देखकर हैरान था, पर ऋषिवर्धन अपनी चेयर पर बड़े आराम से बैठा हुआ था। उसको ऐसे बैठे देखकर जयवर्धन ने उससे कहा कि नालायक, जब तुझे इस बारे में पता था तो तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। ऋषिवर्धन ने मुस्कुराते हुए जयवर्धन से कहा कि पिताजी, अगर मैं आपको ये बात पहले ही बता देता तो आज जो एक्सप्रेशन आपके फेस पर देखने को मिले हैं उन्हें मैं कैसे देख पाता। उसके बाद कुछ देर तक जयवर्धन अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर के साथ खेले। फिर वो सभी बाहर हॉल में चले गए। अभी वो हॉल में आए ही थे कि एक क्यूट सा छोटा सा बच्चा दृष्टि से पैरों पर आकर लेप हट गया और बड़े प्यार से बोला, मम्मा। उस बच्चे का फेस आरएसआर से मैच हो रहा था। पहले तो वो इतने छोटे बच्चे को अपने पैरों पर चलता हुआ देखकर ही हैरान थे, और दूसरी बात ये थी कि जयवर्धन और वेद दोनों सोच रहे थे कि आखिर ये बच्चा किसका है, और ये भी दृष्टि को मम्मा बोल रहा है। तभी दृष्टि ने उसे अपनी गोद में उठाया और जयवर्धन से कहा, ये है आपका ग्रेट ग्रैंडसन देवांश रायजादा। ये सुनकर तो जयवर्धन को और भी बड़ा शौक लगा था। दृष्टि ने आगे कहा, दादाजी, ये दोनों ट्विंस बेबीज है। ये सुनकर जयवर्धन की खुशी तो कई गुना बढ़ गई थी। जयवर्धन तो अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड्स को देखकर खुशी से पागल ही हो गए थे। देवांशी तो इतनी शरारती थी कि वो बार बार जयवर्धन की मूंछों को पकड़कर खींच रही थी, पर जयवर्धन उस क्यूट सी बच्ची पर कहां गुस्सा करने वाले थे। वो तो इन बच्चों की खुशी में खाना पीना भी भूल गए थे। दृष्टि ने जबरदस्ती उन्हें खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठाया, पर उनका मन खाने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उनका ध्यान तो बस उन बच्चों पर था। उन्होंने जल्दी से खाना खाया और फिर से ऋषि और जयवर्धन उन बच्चों को खिलाने में लग गए थे। वो तीनों देर रात में वहां से निकले थे। आरएसआर ने उन्हें वहां रोकने के लिए भी कहा, पर कोई भी वहां पर नहीं रुका, क्योंकि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी जिससे उन आदमियों को उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। इस बार फैमिली के सभी लोग भी चले गए थे। कल सब अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही बिजी थे। जगमोहन ने उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्रॉफिट डबल कर दिया था, और दूसरी तरफ नैन्सी की हेल्प से होटल्स में भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, और उन होटल्स की रिव्यू रेटिंग्स भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी।
सभी थककर अपने अपने रूम में जाकर सो गए थे, पर रोहन अभी भी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रेखा जी ने वहां से निकलते हुए जब रोहन को इतनी रात को भी काम करते हुए देखा तो उसने रोहन को खूब डांट लगाई और उसे वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तुम ऐसे ही अपनी सेहत का ख्याल रखे बिना ही काम करते रहोगे तो कल से तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन ने रेखा जी से कहा, मॉम सॉरी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और आपको आप कभी भी परेशान नहीं करूंगा। रेखा जी वहीं उसके पास बैठ गई और लैपटॉप को दूर रखकर उसका सर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ ही देर में रोहन गहरी नींद में सो चुका था। उसके बाद रेखा जी उसे ब्लैंकेट से कवर करके वहां से सोने चली गई। उसे समझ आ गया था कि रोहन को शायद सोने में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो इतनी लेट तक सो नहीं पाता है। सुबह का वक्त था। रुद्र ने आज दृष्टि के साथ बहुत अच्छी नाइट स्पेंड की थी। उनके इधर उधर बिखरे हुए कपड़े और बेड का हाल उन दोनों के प्यार के लम्हों की गवाही दे रहे थे। आज आरएसआर की अखिलेश मदान और उसकी बेटी के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल गया था। आखिर रोहन को अकेली सोने में क्या प्रॉब्लम होती है? आखिर दृष्टि और रुद्र के बीच रात को क्या हुआ था? आखिर में आरएसआर आज मीटिंग में कौन सी इंपॉर्टेंट बात करने वाला था? उसने ये मीटिंग इसलिए रखी थी और उसे आज क्या पता चलने वाला था? और आखिर उस मास्टरमाइंड की प्लानिंग थी क्या जिसने कल की घटना को अंजाम दिया था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी। रुद्र ने आज दृष्टि के साथ बहुत अच्छी नाइट स्पेंड की थी। उनके इधर उधर बिखरे हुए कपड़े और बेड का हाल उन दोनों के प्यार के लम्हों की गवाही दे रहे थे। आज आरएसआर की अखिलेश मदान और उसकी बेटी के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर वहां से निकल गया था। डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता दोनों अभी वहीं पर थे। उन्हें दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। दृष्टि रेडी होकर नीचे आ गई थी। आज उसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी क्योंकि पूरी रात उसने कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली थी। उसने डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता को ग्रीट किया। शिवानी और नायरा पहले ही वहां सोफे पर बैठे हुए थे। शिवम भी वहां पर आ गया था। बच्चे अभी तक सोकर नहीं उठे थे। शिवम ने सभी को ग्रीट किया। उसके बाद शिवानी और दृष्टि के बीच में बैठ गया। वैसे तो बीच में इतनी जगह नहीं थी, पर जैसे ही शिवानी ने देखा कि शिवम उसके ऊपर ही बैठने वाला है, वो एकदम से साइड हो जाती है और शिवम वहां पर बैठ जाता है। दृष्टि और नायरा को उनकी खट्टी मीठी नोकझोंक साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। शिवम ने भी मुस्कुराते हुए दृष्टि से कहा, भाभी, ये आपकी ये नकछड़ी फ्रेंड कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। दृष्टि ने उससे कहा, वैसे तुम्हें उससे बात क्या करनी है? तुम तो हमेशा लड़कियों से दूर भागते हो। सेव हमने भी हंसते हुए कहा, भाभी, आखिर में भी कब तक इन लड़कियों से दूर भागता रहूंगा? आखिर फंसना तो एक दिन मुझे भी इसी जंजाल में है। तो क्यों ना मैं खुद ही अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर लूं, पर वो थोड़ी सी भी नकचड़ी नहीं होनी चाहिए। वहां पर बैठे हुए सभी उसकी बात का मतलब समझ रहे थे। डॉक्टर आरके को भी अपने छोटे साले की बातों में मजा आ रहा था और अनीता भी उसकी बातों को अच्छी तरह से समझ रही थी। दृष्टि ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि ये टोंट किस पर मारा जा रहा है। शिवानी ने भी गुस्से में कहा, इस खड़ूस को टोंट मारने के अलावा आता ही क्या है? सभी शिवानी की बातों पर हंस पड़े थे। अनीता ने हंसते हुए कहा कि शिवानी, वैसे तुमने इसका नाम बिल्कुल परफेक्ट रखा है। डॉक्टर आरके ने कहा, वैसे बेटा, मैं तुमसे कहता था कि ये रूड बिहेवियर लड़कियों के लिए नहीं होता, पर जनाब को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शिवम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो, किसी को ये तो पता है कि मैं खड़ूस, तो इसका मतलब वो मुझ पर ध्यान तो देता है। दृष्टि ने भी उसकी बातों में उसका साथ देते हुए कहा, वैसे बात तो तुमने एकदम सही कही है। दृष्टि और शिवम की बातों को सुनकर शिवानी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला इस खड़ूस पर क्यों ध्यान देने लगी? इसे तो लड़कियों को प्रपोज भी करना नहीं आता। उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। सभी उन दोनों को आंखें फाड़ कर देख रहे थे और शिवम तो इस बात से और भी ज्यादा खुश था कि शिवानी ने ये बात खुद ही एक्सेप्ट कर ली थी। वो तो शिवानी को तब से ही पसंद करता था जब उसने पहली बार शिवानी को देखा था, और वो तो ये ही चाहता था कि शिवानी भी उसे जल्दी से हाँ बोल दे।
शिवानी ने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं। दूसरी तरफ आरएसआर अपने ऑफिस में एंट्री कर चुका था। आज वो ऑफिस के मेन एंट्रेंस से जा रहा था। जब भी वो बिना बताए ऐसे वहां से अचानक निकलता था तो सभी एम्प्लॉइज की सांसें रुक जाती थी। वैसे तो अब सभी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर मंथ के एंड में एक बार आरएसआर से मिलते ही थे। वो उस मीटिंग में आरएसआर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता था, पर पता नहीं क्यों उसका ऑरा ही ऐसा था जिससे सभी को डर लगता था। रिसेप्शन से होते हुए आरएसआर सीधा लिफ्ट के थ्रू अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। उसके ऑफिस के डोर के बाहर एक ब्यूटीफुल लड़की अपने हाथों में कुछ फाइल्स लिए खड़ी हुई थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि माही थी, जो रियल एस्टेट डिपार्टमेंट की हेड मैनेजर थी, जिसने एक दो बार दृष्टि का पीछा भी किया था उसकी सच्चाई जानने के लिए। उसको विक्रम ने अपने असिस्टेंट की जॉब पर रख लिया था। ये प्रमोशन उसे आरएसआर ने ही दिया था। उसे लगता था कि ये प्रमोशन उसने अपनी मेहनत से हासिल किया था, पर उसके प्रमोशन के पीछे की वजह कुछ और ही थी। आज तक उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। पिछले 1 साल में वो इतना तो जान चुकी थी, मिस्टर विक्रम दोनों का फोकस अपने काम पर ही रहता है, इसलिए उनकी लाइफ में उसका कोई चांस नहीं है। पर फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद हमेशा बनी रहती थी। वहीं शिवम ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो आप ही बता दीजिए कि प्रपोज कैसे करते हैं। शिवम की बात सुनकर शिवानी शर्म से लाल हो गई और वो उठकर वहां से भाग गई। उसके बाद अनीता ने शिवम से कहा कि ये सब क्या चल रहा था। शिवम ने कहा, दीदी वो मुझे पहले दिन से ही पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे पसंद करे। फिर आप और भाभी मिलकर मॉम से इस बारे में बात कर लेना। पीछे से रेखा जी की आवाज आई, अपनी माँ को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पहले से ही अपने बच्चों के बारे में सब पता रहता है। जब वो तेरे प्यार को कन्फेस कर लेगी तो मैं तेरा चेहरा देखकर ही पहचान जाऊंगी कि उसने हाँ बोल दिया है। डॉक्टर आरके ने कहा, आप सभी की बातों में हम तो भूल भी गए कि आज हॉस्पिटल में एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है। दृष्टि, हमें तुमसे एक इम्पोर्टेंट फेवर चाहिए था। क्या तुम डॉक्टर राधिका और डॉक्टर नियति को हमारे हॉस्पिटल में होने वाले एनुअल फंक्शन के लिए इनवाइट कर सकती हो? जीजू, मैं आपको बात करके बता दूंगी। डॉक्टर अनीता ने कहा कि याद रहे कि एनुअल फंक्शन में अभी 1 महीने का वक्त है। मैंने तुम्हें इतनी पहले इसलिए बताया ताकि उनका स्केड्यूल फ्री रह सके। दृष्टि ने कहा, जीजू 1 महीने में तो मैं उन दोनों को कहीं से भी पकड़ कर ले आऊंगी, आप टेंशन मत लो। उसके बाद डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद शिवम भी वहां से निकलने लगा। आज उसे अपने कुछ फ्रेंड्स से भी मिलने के लिए जाना था कि तभी दृष्टि ने उसके हाथों में पहनने के लिए एक ब्रांडेड ब्रेसलेट दिया। उसमें ट्रेसिंग डिवाइस फिट था। दृष्टि ने उससे कहा कि तुम इस डिवाइस को कभी भी अपनी कलाई से नहीं उतारोगे। शिवम ने कहा कि भाभी मुझे ऐसा कुछ पहनना पसंद नहीं है। दृष्टि ने उससे कहा कि ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। और आज के बाद तुमने इसे कभी भी अपनी कलाई से उतारा। तुम्हें जिंदगी में कभी भी तुमसे बात न। दृष्टि ने अभी इतना ही बोला था कि शिवम ने उसके होठों पर अपना हाथ रख लिया और कहा, भाभी आज के बाद ऐसा कुछ दोबारा मत बोलना। अब ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में से कभी नहीं निकलेगा। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। दृष्टि को अब शिवम की टेंशन होने लगी थी। इस घटना के बाद वो शिवम को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती थी। सभी के जाने के बाद दृष्टि भी अपने रूम में चली गई। आरएसआर के फोन पर प्राइवेट नंबर से एक कॉल आती है। जैसे ही आरएसआर उस कॉल को रिसीव करता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं भी वहां पर आ रही हूँ। मिस्टर आरएसआर उस आवाज को अच्छी तरह से पहचानता था और वो भी उसे आने के लिए परमिशन दे देता है। दृष्टि भी शिवानी और नायरा के साथ घर से किसी काम के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद आरएसआर को मिस्टर अखिलेश मदान और मिस कीर्ति मदान के आने की खबर मिल जाती है। उन दोनों के साथ मनाली के कमिश्नर भी आए हुए थे। विक्रम उन सभी को लेकर आरएसआर के ऑफिस में आ गया था। माही ने भी उस ब्यूटीफुल लड़की को आरएसआर के ऑफिस में जाते हुए देख लिया था। कीर्ति ने ब्लैक पैंट और एक पिंक कलर का ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था। माही को लगा कि ये शायद आरएसआर की गर्लफ्रेंड है। उस लड़की को देखकर माही को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलन हुई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे क्योंकि उस लड़की की खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी। वे तीनों ऑफिस में आरएसआर को ग्रीट करके उसके सामने सोफे पर बैठ गए थे, पर मीटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी। आखिर आरएसआर के पास किसकी कॉल आई थी? आखिर ऐसा कौन था जो उस मीटिंग में आना चाहता था और आरएसआर ने उसे परमिशन क्यों दे दी थी?
आखिर RSR ने माही को प्रमोशन क्यों दिया था? इसके पीछे का आखिर रीजन क्या था? और उस लड़की को देखकर माही को जलन क्यों हुई थी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज़ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओज़ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे क्योंकि उस लड़की की खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी। वे तीनों ऑफिस में RSR को ग्रीट करके उसके सामने सोफे पर बैठ गए थे, पर मीटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर RSR अभी तक चुप क्यों बैठे हैं। RSR ने विक्रम को कुछ कहा, उसके बाद विक्रम वहां से चला गया। वो सभी मिस्टर RSR को ऐसे शांत देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे। फ्लैशबैक स्टार्ट। मिस कीर्ति ने RSR और मिस क्वीन के जाने के बाद अपने पापा से उन लोगों के बारे में पूछा था। मिस्टर अखिलेश ने अपनी बेटी से कहा कि क्या तुमने कभी मिस्टर RSR का नाम सुना है? कीर्ति ने कहा कि सुना है पापा, वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। उसके बाद मिस्टर अखिलेश मदान ने अपनी बेटी से कहा, अभी जो यहाँ से गया था वो RSR ही था। ये बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, उसके पैर कांप गए थे। उसने आगे कहा, पापा वो लड़की कौन थी जिसने चॉपर में से जंप लगा दी थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मिस्टर अखिलेश मदान ने अपनी बेटी से कहा, पावरफुल लोगों की यही तो बात होती है, जो हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते वो उन कारनामों को ऐसे कर देते हैं जैसे उनके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। पता है, उस लड़की ने आज से 2 साल पहले पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया था। उस लड़की का नाम मिस क्वीन है, जो सबसे डेंजर लड़कियों में भी 2nd नंबर पर आती है। उस लड़की के बारे में सुनकर कीर्ति अंदर तक कांप गई थी। कीर्ति ने अपनी नॉलेज के लिए पूछा, आखिर 1st नंबर पर कौन आती है? उसके पापा ने कहा, मिस लोटस, जिसका कोई नाम लेने से भी डरता है। आगे से तो मैं अपनी जुबान पर कभी उसका नाम मत लेना। ये सुनकर मिस कीर्ति बहुत ज्यादा डर गई थी। मिस्टर अखिलेश ने आगे कहा, वैसे तो लोगों ने ये रैंकिंग अपने हिसाब से ही बना दी है। अगर इन दोनों की आपस में फाइट कराई जाए तो हम कह नहीं सकते कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। कीर्ति को सारी बात समझ आ गई थी। तभी मिस्टर अखिलेश मदान के पास प्रेम की कॉल आई। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव की तभी प्रेम ने कहा, बॉस कल सुबह RSR ग्रुप में आपसे मिलना चाहते हैं और आप मिस कीर्ति को भी अपने साथ लेकर आना। ये बात सुनकर अखिलेश मदन और कीर्ति दोनों डर गए थे। उसने कांपते हुए कहा, पापा मेरा एक फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मिस्टर नवीन मित्तल, जो मुझे काफी बार प्रपोज कर चुका है और आपने कहा था कि वो लड़का अच्छी फैमिली से है। हाँ कीर्ति बेटा, मैंने कहा था, और तुम्हें यह भी कहा था कि तुम भी उसे पसंद करती हो, पर अभी तुम उससे शादी नहीं करना चाहती और वो लड़का अब भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ऐसी सिचुएशन में भी अपनी शादी की बात कहां से बीच में ले आई। ओहो पापा, एक तो मैं पहले ही इतनी नर्वस हूं और आप है कि मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रहे। तो बेटा बोलो ना, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कब से तुम्हारी बात सुन रहा हूं। कीर्ति ने कहा, पापा मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, पर अब मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी उसे लड़के से हो पाएगी और पापा मैं उसके अलावा और किसी से शादी करने की सोच भी नहीं सकती। अखिलेश पहले ही इतनी टेंशन में था और कीर्ति ने दूसरी टेंशन देकर उसे और उलझा दिया। मिस्टर अखिलेश ने कीर्ति से कहा, बेटा पहले तुम बताओ तो सही है कि अब तुम्हारी शादी उससे क्यों नहीं हो सकती? कीर्ति ने कहा कि पापा अभी 2 साल पहले ही उसने मुझे बताया था कि मिस्टर RSR उसके बड़े भाई है। अगर तुम शादी के लिए तैयार हो जाती हो तो मुझे पहले उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सुनकर तो मानो अखिलेश मदान के सिर पर बॉम्ब गिर पड़ा था। कीर्ति ने आगे उससे कहा कि मैंने उससे पूछा भी था कि अगर उन्होंने माना कर दिया तो। नवीन ने कहा कि पहली बात तो वो किसी भी हाल में मना नहीं करेंगे और अगर उन्होंने किसी रीजन से मना भी कर दिया तो फिर मैं कभी जिंदगी में तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पूरी फैमिली के फैसले वो ही लेता है। किसी ने भी आज तक उसके फैसले पर एक उंगली तक नहीं उठाई है। उनको डिसीजन ही हमारी फैमिली में फाइनल रहता है। उसकी बात सुनकर मैं उस दिन मिस्टर RSR से बहुत इम्प्रेस हुई थी और आज मैंने उन्हीं से झगड़ा कर लिया। पापा अब मैं ये देश छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। कल की मीटिंग के तुरंत बाद ही मैं इस देश को छोड़कर चली जाऊंगी और मैं कल मिस्टर RSR को भी कन्विंस कर लूंगी। आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरी टिकट रेडी करो, कल मीटिंग में शायद उन टिकट्स की जरूरत पड़ सकती है।
मिस्टर अखिलेश ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी अमेरिका की टिकट बुक करा देता हूँ। वहां वैसे भी तुम्हारी मौसी रहती है। कुछ दिन तुम उनके साथ रहोगी तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और उनके साथ रहने पर तुम्हें नई जगह पर एडजस्ट होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कीर्ति ने भी मिस्टर अखिलेश मदान की हाँ में हाँ मिला दी। मिस्टर अखिलेश मदान अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख पा रहा था। आज पहली बार उसकी बेटी इतनी दुखी थी और इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था। मिस कीर्ति ने भी नवीन को फोन करके उससे शादी के लिए मना कर दिया था और उसने कहा कि आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना। इतना कहकर कीर्ति ने फोन काट दिया था। नवीन भी उसकी बातों से शॉक था, क्योंकि अभी उसे 1 हफ्ते पहले ही तो अपने फ्रेंड से पता चला था कि कीर्ति उसे प्रपोज करने की प्लानिंग कर रही है। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसने एकदम से शादी के लिए मना कर दिया। नवीन को दाल में कुछ काला लगा। जब नवीन ने इस बात को सुनकर अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में पता किया तो उसे पता चला कि कीर्ति ने उससे शादी के लिए क्यों मना किया था। उसे आज हुई सारी घटना के बारे में पता चल गया था। उसे ये तो पता था कि कीर्ति थोड़ी एटीट्यूड वाली लड़की है, पर आज तक उसने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी। पर उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। अब वो जल्द से जल्द रुद्र से मिलकर इस बारे में बात करना चाहता था। उसे इस बात का भी बहुत दुख था कि कीर्ति को थप्पड़ भी लगा था, पर नवीन ने इसे भी पॉजिटिव वे में लिया। उसने अपने आप से ही कहा, वैसे सही है, जो उसे थप्पड़ लगा उसे थोड़ी अक्ल तो आएगी। शाम को नवीन ने रुद्र और दृष्टि भाभी को सब बता दिया। उसने ये भी कहा कि वो अब मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। भाभी, वो इतनी बुरी लड़की नहीं है, इसके पीछे कुछ तो वजह है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। उसने दृष्टि के पैरों में बैठते हुए कहा कि भाभी, अगर आप कहेंगी तो मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, पर आप बस एक बार मेरे कहने से उस लड़की से मिल लो, आपको वो जरूर पसंद आएगी। और भाभी, मुझे पता चला है कि कल वो हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रही है, क्योंकि मैंने पहले ही उसे बता दिया था कि RSR मेरा भाई है और हमारी शादी तभी होगी जब वो हाँ कर देंगे। इसलिए आज की घटना को लेकर उसे लगा कि अब आप उसे कभी पसंद नहीं करेंगे। RSR को भी नवीन की सारी बात समझ आ गई थी। उसने कहा, मीटिंग खत्म होने के बाद कल शाम को 7 स्टार द ग्रैंड होटल को बुक कर लेना। RSR को समझ आ गया था कि कोई उसकी पूरी फैमिली को टारगेट कर रहा है। उसे नवीन और कीर्ति के रिलेशन के बारे में भी पता है। उसने एक तीर से कई फैमिलीज को निशाना बनाया। ये पूरी घटना नवीन ने शिवम को भी बता दी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा फील हुआ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर एंड लाइक ऑन माई स्टोरी। ऑन यूट्यूब प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। आखिर उसने अपनी होने वाली भाभी के साथ अनजाने में ही गलत जो कर दिया था। उसने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं कल भाभी के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। नवीन ने कहा, सुबह तो तू बुलेट खाने को भी तैयार था और अब पैरों में गिरने के लिए भी तैयार है। शिवम ने कहा, भाई, मैं किसी बाहर वाले के सामने नहीं झुक सकता। फैमिली के सामने तो मैं जमीन पर नाक भी रगड़ सकता हूं। फ्लैशबैक एंड। सभी वहां बैठे हुए थे। तभी शिवम और प्रेम भी RSR के ऑफिस में आ गए थे। आखिर क्या मिस्टर RSR कीर्ति और नवीन के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेगा? और आज शाम को 7 स्टार द ग्रैंड होटल में क्या होने वाला था? शिवम और प्रेम को RSR ने वहां पर क्यों बुलाया था? और RSR आखिर कीर्ति से क्या बात करने वाला था? आखिर RSR उस मीटिंग में किसका इंतजार कर रहे थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर CEO सीक्रेट वाइफ। सभी वहां बैठे हुए थे। तभी शिवम और प्रेम भी RSR के ऑफिस में आ गए थे। मिस कीर्ति उन दोनों से आज नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी भी मिस कीर्ति की आंखों से किसी भी टाइम आंसू छलक सकते थे, पर उसने अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया हुआ था। माँ ही सोच रही थी कि आज काफी लोग RSR के ऑफिस में आ रहे हैं। क्या आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्या, जिसके बारे में विक्रम सर मुझे बताना भूल गए हों? वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि उसने सामने से विक्रम सर को 3 लड़कियों के साथ आता देखा। तीनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। उन दोनों का फिगर टाइट स्ट्रेचेबल सूट में अलग ही दिख रहा था और एक लड़की का फिगर तो बिल्कुल ऐसा था जैसे उसे बड़ी फुर्सत से तरासा गया हो। उसमें से एक लड़की ने कहा, आप रुक जाओ, मैं बाहर ही वेट करती हूँ। और एक लड़की वहीं बाहर ही रुक गई। विक्रम ने जल्दी से बाहर रुकी लड़की के लिए वहां पर सोफा अरेंज करने के लिए कहा और उसने ये भी कहा कि ऑफिस के अंदर ब्रेकफास्ट भिजवाओ और बाहर बैठी मैडम को अच्छे से ग्रीट करो, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो।
उधर जैसे ही वो दोनों लड़कियां अंदर गई तो उन्हें देखकर मिस्टर अखिलेश, कीर्ति और कमिश्नर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने जल्दी से खड़े होकर उस लड़की को ग्रीट किया। शिवम और प्रेम ने भी ऐसा ही किया, पर आर्य सर को ये फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं थी। सभी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। मिस क्वीन आर्य सर के बिल्कुल सामने बैठी थी। मिस कीर्ति और मिस्टर अखिलेश अंदर ही अंदर डर रहे थे। कीर्ति को अपनी टेंशन नहीं थी, उसे तो बस अपने पापा के लिए डर लग रहा था। तभी उन्हें आर्य सर की पावरफुल वॉइस सुनाई दी कि तुम लोग कल की घटना के बारे में कुछ कहना चाहते हो। मिस कीर्ति मिस्टर आर्य सर की आवाज सुनकर कांप गई थी। उसने कांपते हुए कहा, सर मैं कल की घटना के लिए आप सभी से माफी। उसने अभी इतना ही कहा था कि मिस क्वीन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले अच्छे से याद करके ये बताओ कि कल आखिर तुम्हें बुलेट चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने तो सुना है कि आज तक तुमने कभी ऐसा नहीं किया। मिस कीर्ति की आंखों से आंसू छलक गए थे। उसने सभी से कहा, मैंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं किया है। उसने कहा कि आज से 15 दिन पहले 2 लड़कियां हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में ऐड हुई थी। उनका नेचर और बात करने का तरीका काफी अच्छा था। उसमें से एक लड़की का नाम रशिता था। कुछ ही दिनों में उसे मेरी भी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। वो मेरी कुछ ज्यादा ही केयर किया करती थी, लेकिन 3 दिन पहले उसने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। जब मैंने उसे अगले दिन शाम को कॉल किया तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे कल हुई ट्रेजेडी से पहले की रात को मिलने के लिए एक रिसोर्ट में बुलाया था। मेरे साथ मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स भी थे। वो दोनों लड़की वहां पर आ गई थी। उनमें से एक लड़की ने रशिता के बारे में बताते हुए कहा कि कल सुबह हम दोनों शूटिंग देखने के लिए एक सेट पर गए हुए थे। वहां पर शूटिंग के लिए एक फेमस सेलिब्रिटी आया हुआ था। हम दोनों उससे मिलने के लिए गए थे। तब हम कैसे ना कैसे करके उसके पास गए तो मैंने अपना कैमरा ऑन ही किया था कि तभी उसने रशिता को थप्पड़ मारा और रशिता वहीं उसके सामने ही गिर गई। मैंने उसकी थप्पड़ मारते समय की फोटो तो नहीं ली, पर जब रशिता उसके सामने गिरी हुई थी तो मैंने जल्दी से वो फोटो ले ली। मैंने रशिता से पूछा भी कि उसने तुझे थप्पड़ क्यों मारा और तूने कुछ किया क्यों नहीं, और इसने कुछ जवाब ही नहीं दिया और वहां से भाग गई। और जब से ही ये रोए जा रही है। सभी कीर्ति की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। शिवम सोच रहा था मैंने किस लड़की को थप्पड़ मारा और आखिर कब। कीर्ति ने आगे कहा, फिर मैंने अकेले में ले जाकर उससे सब कुछ पूछा तो उसने बताया कि जब मैं उस सेलिब्रिटी से उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंची थी तो गलती से मैं उससे टकरा गई थी। इतनी सी बात पर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, यू इडियट गर्ल, और इतना कहकर वो वहां से निकल गया। कीर्ति ने आगे कहा कि उस लड़की को रोते हुए देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने उस सेलिब्रिटी को सबक सिखाने की सोची। जब अगली सुबह मैंने उस सेलिब्रिटी का पता लगाया तो मुझे पता चला कि वह हिल टाउन के रिजॉर्ट में रुका हुआ है। तो मैं भी रशिता और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ सुबह ही उस सेलिब्रिटी को सबक सिखाने के लिए रिजॉर्ट में चली गई। जब रशिता ने उस रिसेप्शनिस्ट को देखा तो उसने कीर्ति से कहा कि मैं अब इससे आगे नहीं जा सकती। ये लड़की जो रिसेप्शन पर है वो भी उसी के साथ थी। अब मैं दोबारा उन दोनों को फेस नहीं कर सकती। अब तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे बात मानकर यहाँ तक आ तो गई हूँ। कीर्ति ने कहा, अभी देखो मैं कैसे उस रिसेप्शनिस्ट के थ्रू ही उस सेलिब्रिटी को यहाँ से निकलवाती हूँ, और उसके बाद की सारी घटना तो आप सभी को पता ही है। कीर्ति की बात सुनकर सभी को समझ आ गया था कैसे कीर्ति को उन सभी ने मिलकर मोहरा बनाया। कीर्ति ने आगे कहा, मैं ऐसे ही रशिता की बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर उसने मुझे ये प्रूफ नहीं दिखाया होता। उसने फोन निकालकर वो फोटो सभी को दिखा दिया। उस फोटो में एक लड़की एक लड़के के सामने जमीन पर गिरी हुई थी। उस लड़के की सिर्फ पीठ ही दिखाई दे रही थी, और जो लड़की वहां पर गिरी हुई थी उसके गालों पर उंगलियों के निशान साफ देखे जा सकते थे। अब उन सभी ने भी उस फोटो को देखा। उस फोटो को देखकर सच में ही ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़के ने इस लड़की को सच में थप्पड़ मारा हो। जब शिवम ने भी वो फोटो देखा तो वो भी हैरान था। उसने कहा, भाई ये लड़का तो मैं ही हूं, और जो ये लड़की है ये रोते हुए मेरी तरफ भाग रही थी जब मेरी शूटिंग कंप्लीट ही हुई थी। गार्ड्स भी शूटिंग के बीच में नहीं आ सकते थे। जैसे ही डायरेक्टर ने पैकअप बोला तो एकदम से ये मुझसे टकरा गई, जिससे गार्ड्स को भी इसे रोकने का मौका नहीं मिला, और वैसे भी वहां बाहर के किसी सदस्य का आना अलाउड नहीं था। मैंने इस लड़की से पूछा भी था कि क्या हुआ,
पर इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद गार्ड्स ने उसे आराम से उठाकर मुझसे दूर किया और उन्होंने उसे पीने के लिए पानी भी दिया था। उसके बाद हम सभी वहां से चले गए थे। अब दोनों तरफ से बात क्लियर हो गई थी। कीर्ति को समझ आ गया था कि उसे फंसाया गया है। अब वो और भी ज्यादा अशेम्ड फील कर रही थी। वो अपने हाथ जोड़कर वहीं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगी। उसने कहा कि आगे से वो कभी उन लोगों के सामने नहीं आएगी। वो आज ही इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। अगर आप कोई पनिशमेंट देना ही चाहते हैं तो मुझे दीजिए, पर मेरे पापा को छोड़ दो, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। कीर्ति रोते हुए ये बात बोल रही थी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर एंड लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। तभी मिस क्वीन ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और उसने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें अपना शहर छोड़कर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात उन तीनों लड़कियों की तो उन्हें मैं देख लूंगी। तभी आरएसआर ने कहा, गलती तो मिस कीर्ति ने की है और आज शाम को इसे उस गलती की पनिशमेंट भी मिल जाएगी और इसे अपना शहर भी छोड़ना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर अखिलेश और कीर्ति दोनों घबरा गए थे। कमिश्नर ने हकलाते हुए कहा कि सर, ये बच्ची बहुत ही मासूम है, क्या आप इसे माफ नहीं कर सकते? आरएसआर ने कहा, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलता और आज शाम तक आप दोनों हमारी कस्टडी में ही रहेंगे जब तक मिस कीर्ति को पनिशमेंट नहीं मिल जाती। कीर्ति को इस बात से खुशी थी कि उसके पापा सेफ थे। अब उसके आंसू बहना बंद हो गए थे। आखिर आरएसआर मिस कीर्ति को क्या पनिशमेंट देने वाला था? आखिर मिस्टर आरएसआर ने उन तीनों को अपनी कस्टडी में क्यों रखा था? और वो लड़कियां कौन थीं जिन्हें मिस कीर्ति को मोहरा बनाकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था? आखिर मिस कीर्ति के साथ शाम को क्या होने वाला था और मिस क्वीन वहां पर किस लिए आई थी? आखिर माही के दिमाग में चल क्या रहा था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब।